जन स्वराज एनडीए का खेल बिगाड़ देगी या फिर आरजेडी का खेल बिगाड़ेगी? नहीं, हमें बहुत उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलेगा तो शायद वो सीट रिक्त तो रह जाए। क्या चल रहा है, चिराग जी कितनी सीटों पे, जेडीयू कितनी सीटों पे, इसके बाद शुरू हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का हिंदू और मुसलमान। खगड़िया के सांसद बाढ़ नियंत्रण के निरीक्षण में गए थे जी, राजेश वर्मा जी, और उन्होंने दिखा दिया कि भाई इस नियंत्रण में जहाँ बालू और पत्थर होना चाहिए वहाँ वो मिट्टी है। जमीन तो माफिया ने कब्जा किया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। 2 बार के सांसद रह चुके बीजेपी से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के पास आए हुए हैं। पप्पू यादव कहते हैं कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कॉरपोरेट बिजनेस चला रहे हैं और आप पर भी वो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कॉरपोरेट का आप मुखिया बने हुए हैं। पप्पू यादव क्या कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये सच्चाई है कि पप्पू यादव आज पूर्णिया के माननीय सांसद हैं और इस कारण मेरे भी माननीय सांसद हैं। उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण अलग है या अलग हो सकती है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उस पर समय ज़ाया होता है। हमें सकारात्मक काम करने दीजिए, एक दूसरे पे टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से जन स्वराज घर घर पहुंच रही है 25 में, क्या एनडीए का खेल बिगाड़ देगी या फिर आरजेडी का खेल बिगाड़ेगी? हम किसी का ना खेल बिगाड़ने आए हैं ना किसी का खेल बनाने आए हैं। हम बिहार को बदलने आए हैं और बिहार को बदलने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। जन स्वराज कितने सीटों में चुनाव लड़ रही है? 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ या नहीं हूँ, मैंने कह दिया कि हम 243 पे लड़ने वाले हैं तो 243 पे लड़ेंगे। एक चीज़ और कह दूँ, कहीं हमें बहुत उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलेगा तो शायद वो सीट रिक्त तो रह जाए, लेकिन हम उम्मीदवार बहुत चुनकर बहुत सोच समझकर डालेंगे। जो लोकप्रिय उम्मीदवार होगा उसी को खड़ा करेंगे और हमने मन बनाया हुआ है कि हम 243 पे लड़ेंगे। हम कोई गठबंधन की बात सोच ही नहीं रहे, क्योंकि गठबंधन मेरी नज़र में ठगबंधन है। ठगबंधन ही है और क्या है वो। शुरू हो गया, आप अखबारों को देखिए, अपने सोशल मीडिया पे जो चल रहा है अभी से ही शुरू हो गया। क्या शुरू होना चाहिए था ये 5 महीने पहले। आप एक बहुत बढ़िया न्यूज़ चैनल चलाती हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये 5 महीने पहले चुनाव के जो बातें होनी चाहिए थी राजनीतिक दलों की तरफ से, वो ये होना चाहिए था कि किसने क्या योजना बनाई है पलायन रोकने का, किसने क्या योजना बनाई है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का, किसने क्या योजना बनाई है बिहार में शिक्षा को सुधारने का, किसने क्या योजना बनाई है यहाँ रोज़गार बढ़ाने का। क्या चल रहा है, चिराग जी कितनी सीटों पे, जेडीयू कितनी सीटों पे। आज मैं अखबार देख रहा था कि आज कोई बैठक है जिसमें यूपीए की सीट डिसाइड होगी, कौन कितने सीटें मांगेगा। तो अब से लेकर 5 महीनों तक मीडिया है, उसके माध्यम से बिहार के लोगों को ये परोसा जाएगा कि कौन कितने सीटों पे लड़ रहा है। इनकी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में क्या अंतर पड़ रहा है कि चिराग जी यहाँ से लड़ें वहाँ से लड़ें, जेडीयू 10 सीट लड़े या 200 सीट लड़े, हमें क्या अंतर पड़ रहा है। बिहार के लिए क्या कर रहे हैं ये पता नहीं। और जब चुनाव आ जाएगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये शुरुआत है। ये जब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ख़त्म होना है, तो इसके बाद शुरू हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का हिंदू और मुसलमान। तो चुनाव आते आते जिस दिन वोटिंग हो रही होगी उस दिन लोग इन्हीं 2 बातों पर वोट दे रहे होंगे कि किसके साथ न्याय हुआ, किसके साथ अन्याय हुआ। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की बात आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो घर घर सिंदूर पहुंचाने का काम करेगी, लोगों को जागरूक करने का काम करेगी, तो सिंदूर पहुंचाना भी तो चाहिए। मुझे लगता है कि वो प्रोग्राम उन्होंने समाप्त कर दिया है, क्योंकि उनको बहुत उनकी जो फीडबैक थी वो बहुत नेगेटिव थी। नॉर्मली महिलाएं सिंदूर अपने पति का ही दिया हुआ इस्तेमाल करती हैं, मोदी जी का नहीं। और ममता जी ने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि सिंदूर बांटने की शुरुआत तो उन्हें अपनी पत्नी से ही करना चाहिए।
पत्नी से करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से उसका राजनीतिकरण हो रहा है, इतिहास गवाह होगी इस बात का कि ये देश के लिए बहुत ही बुरी चीज़ हो रही है। बालाकोट के साथ और सिंदूर के साथ देश की सेना की शौर्य, देश की सेना का विजय को कोई राजनीतिक दल इस तरह से इस्तेमाल करे। आप तो बच्ची होंगी, लेकिन मुझे तो अच्छी तरह याद है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ की प्रधानमंत्री थी और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके अमेरिका के आंखों में आंख डालकर देखकर बांग्लादेश को बनाया था, तब भी वो जो शौर्य था, जो उसकी क्रेडिट थी, वो इंदिरा जी ने अपने लिए नहीं लिया था। वो जनरल सैम मानेकशॉ को ही जा रहा था, भारत की सेना को ही जा रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दोबारा तिबारा चौबारा सोच लेना चाहिए कि सेना की विजय, सेना की शौर्य को वो अपना विजय और अपना शौर्य मान लें, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से देखा जाए कि बिहार में अपराध चरम सीमा पे है, आए दिन आप देखिए अखबारों में या सोशल मीडिया पे तमाम खबरें आती हैं। बच्ची का बलात्कार हो गया, उसके बाद मर्डर हो जाती है, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। तो ऐसे में अपराध पर नियंत्रण कैसे किया जाए? निष्क्रिय पुलिस के मदद से नीतीश जी ने बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार ही नहीं, गुणात्मक सुधार किया था अपने पहले कार्यकाल में। तो ये तो बात खत्म हो गई कि वो पुलिस निष्क्रिय थी, क्योंकि वो निष्क्रिय थी तो फिर इनके काल में कैसे बढ़िया काम करने लगा। और 2009-10 के बाद जब यहाँ क्राइम बढ़ने लगा और जिसकी आप आज चर्चा कर रहे हैं कि चरम सीमा पे है, तो वही पुलिस है। तो इसका मतलब न वो पुलिस सक्रिय थी न निष्क्रिय थी। सक्रिय और निष्क्रिय तो हमारा नेता था। और ये जो एक मैंने विचित्र नैरेटिव है कि ये सुशासन बाबू हैं और ये ऑनेस्ट हैं, इससे ज़्यादा भ्रष्ट तंत्र तो होना मुश्किल है। और फिर बिहार वाले ये पूछेंगे कि नीतीश जी पैसे अपनी जेब में रख रहे हैं या नीतीश जी के नाम पे पैसे कोई और जेब में रख रहा है, बिहार वालों को क्या फ़र्क पड़ा? यहाँ का तो एक एक गांव वाला अगर पुलिस थाने या ब्लॉक चला जाए तो उसकी दोहन हो जाती है। तो वो पैसे नीतीश जी ले लेते हैं या नीतीश जी के नाम पे कोई और ले लेता है, इससे क्या अंतर पड़ रहा है? तो इस पे लगाम कैसे लग सकता है? लगाम लगेगा, पहले तो मुखिया अपने अगल बगल के लोगों को हटाएं। तरह तरह की बातें होती हैं कि कौन क्या कर रहा है। अरे अभी तो खगड़िया के सांसद बाढ़ नियंत्रण के निरीक्षण में गए थे जी, राजेश वर्मा जी, और उन्होंने दिखा दिया कि भाई इस नियंत्रण में जहाँ बालू और पत्थर होना चाहिए वहाँ वो मिट्टी है। और वो 100 करोड़ का, मैंने ये पुल और पुलिया और क्या डबल डेकर और क्या कहाँ दिखलाते हैं, ये जनता के सामने ये क्यों नहीं रखते कि इस पर लागत कितनी आई, कितनी आनी चाहिए थी, आई कितनी? एक सड़क बनानी है, 5 करोड़ के सड़क बननी चाहिए थी, वो 20 करोड़ रुपए में अगर तैयार हो तो उसका क्या फ़ायदा? क्या नीतीश जी आकर ये बताएंगे कि कितने पैसों में वो सड़क बनी है? क्या नीतीश जी ये बताएंगे कि राज्य में हो क्या रहा है? मैं पढ़ रहा था कल, 2 करोड़ 10 लाख स्कूल के बच्चों में अब 1 करोड़ 90 लाख रह गए। 29 लाख बच्चों ने अपने पिछले 1.5 साल में सरकारी स्कूल से नाम कटा लिया। शिक्षा छोड़ दी या नाम कटा लिया? नाम कटा लिया, प्राइवेट स्कूल चले गए, क्योंकि वो गरीब लोग ही हैं जिनके ये बच्चे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं भाई हम एक शाम का खाना नहीं खाएंगे, हम अब बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा दे देते हैं। और आपको मालूम है कि औसत एक सरकारी बच्चे पर, स्कूल के बच्चे पर सरकार कितने पैसे खर्चती है? एक बच्चे पर एक साल में 31,000 रुपये खर्च होते हैं। और उस स्कूल में उस बच्चे के 8वीं क्लास के बच्चे से कहिए जरा अपना नाम लिख के दिखाओ, तो नाम नहीं लिख के दिखा सकता। नीतीश जी जवाब देंगे। सभी को जन स्वराज कैसे दूर करेगी? हमारे पास योजनाएं हैं, उसके लिए तो फिर लंबा इंटरव्यू चलेगा। लेकिन ये मैं कह दूं कि जो चीज़ें भी हम कह रहे हैं उन चीज़ों के पीछे योजना बनी हुई है। फ़र्ज़ कीजिए हम कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 60 वर्ष के से ज़्यादा उम्र वालों को हम 2,000 रुपये देंगे। योजना बताएं। हाँ। योजना बताएं, देंगे कैसे? देंगे कैसे? कांग्रेस की सरकार ने माँ बहन योजना, अब उसको माँ बहन कहिए या जो कहिए, नाम कुछ अच्छा रख लेते हैं, ज़रा अजीब सा लगता है माँ बहन योजना। लेकिन
हमारे देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश जाते हैं और कहते हैं कि गैस की सिलेंडर दी जाएगी मुफ्त। उत्तर प्रदेश के लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं कि वो गैस के सिलेंडर कहाँ है। राजस्थान जाते हैं कुछ कह देते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं कुछ कह देते हैं। कांग्रेस की सरकार ने बहुत जगह बहुत कुछ कह दिया है। आप दे क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आपने कोई योजना नहीं बनाई। इसका कितना व्यय होगा जरा जल्दी से बता दें तो तेजस्वी जी कि ये 400 से 2000 करने में कितने परिवार कितने करोड़ रुपए चाहिए और कहाँ से लाएंगे उतने करोड़ रुपए? बोलना तो बड़ा आसान है कि मैं 20 लाख नौकरी दे दूंगा, कहाँ से लाओगे? तो कहाँ पर नौकरी दोगे? फिर आपकी योजना क्या है? आप कहाँ से देंगे 2000? हमारी योजना जो है विधिवत आपको बतलाया जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना ही बतला दूं अभी आपके चैनल पे कि हमने जो भी चीज़ें कही हैं उसके पीछे पूरी वर्किंग है, उसके पूरी योजना बनी हुई है कि वो हम कैसे लागू करेंगे। आपको मालूम है हम पलायन करते हैं। किसी ने बात की आज तक जनसुराज के अलावा कि पलायन के 2 रूप हैं, एक इंसानों की पलायन और एक पैसों का पलायन। पहले पैसों का पलायन रुकिए ना तो इंसानों का पलायन रुकेगा। आपको मालूम है कि बिहार के बैंकों में जो पैसा बिहारी जमा करते हैं वो जो पैसा बिहार में इस्तेमाल होना चाहिए था यहाँ रोज़गार पैदा करने के लिए छोटे छोटे इकाइयों को खड़ा करके, वो सारा का सारा पैसा दूसरी जगह चला जाता है, महाराष्ट्र गुजरात चला जाता है। आप पलायन नहीं रोकिएगा। मान लीजिए मैं बच्चों को रोक लूँ कि नहीं जाओगे तुम पंजाब, बच्चों मेरी बात मान लो मत जाओ, तो कहेगा ना कि यहाँ क्या करूँ? तो उद्योग तो अब कहाँ से लगेगा उद्योग के लिए पैसा चाहिए ना। आप सोचिए कि बिहार में एक मेरे घर का बच्चा अगर निकल कर कोई उद्योग लगाना चाहे, 5 लाख रुपए की उद्योग लगाना चाहे, पहले वो ज़मीन कहाँ मिलेगी उसको? ज़मीन तो माफिया ने कब्जा किया हुआ है। आज बिहार में कोई एक क्लीन ज़मीन खरीद ही नहीं सकता। आपको मालूम है कि मैं बतला रहा हूँ आपको कि 3 बड़े इंडस्ट्रीज़, नाम लेना उचित नहीं होगा, 3 बड़े इंडस्ट्रीज जिसमें हज़ारों लोगों की रोजगार की संभावना थी, नौकरी की संभावना थी, वो नीतीश जी के पास आकर उन्होंने ये कहा कि हम मार्केट रेट देंगे ज़मीन की, आप सिर्फ ये सुनिश्चित करवा दें कि जो ज़मीन मिलेगा उसमें कोई केस मुकदमा नहीं रहेगा, उसमें हमें कभी परेशानी नहीं होगी, आप सिर्फ इतना सुनिश्चित करवा दें, हम आपसे रियायती कीमत पे नहीं मांग रहे ज़मीन, हम मार्केट रेट देने को तैयार हैं। सरकार के पास तो बहुत ज़मीन है। हाँ, नीतीश जी से पूछे कितने में अस्पताल के लिए ज़मीन देने को इनके हाथ कांपते हैं। इनको अस्पताल के लिए ज़मीन नहीं देते। जब पहले बार सबसे पहले मेदांता यहाँ आने वाला था तो उसका रूपरेखा बड़ा होने वाला था। मेदांता वालों ने कहा कि एक जगह तो दे दो, इन्होंने कहा कि हम ज़मीन देंगे। अरे छोड़िए साहब, ज़मीन मांग रहा है तो इंडस्ट्रीज हवा में लगेगी।